देखिए आज का जो पहला जो सवाल है वो क्या है, वो है कि 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या यहाँ से आप याद रखिएगा कितना 101 है। ये होता कैसे है समझिएगा। 101 के नज़दीक में जो पूर्ण वर्ग है वो क्या है, तो 121 है। 121 पूर्ण वर्ग है किसका, 11 का। तो 11 से लेकर के इसके नीचे जितना भी अभाज्य संख्या है उसको लिखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, उसके बाद आपका 11 आ जाएगा। ये जो संख्या है अभाज्य संख्या, इससे क्या कीजिए, इस संख्या में भाग दीजिए। अगर ये संख्या अगर इन सारी संख्याओं से अगर नहीं कट रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि ये संख्या क्या है, आपका अभाज्य है। ठीक है, 2 से अगर इसमें भाग दीजिएगा तो निश्चित रूप से नहीं जाएगा। 3 से दीजिएगा तो ये भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, उसके बाद 11 से भी नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है कि 101 क्या है, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद अगला जो सवाल है वो क्या है कि 1000 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल 45 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो ऐसे सवाल में यहाँ से ध्यान दीजिएगा, जोड़ने का बात कर रहा है। ठीक है, जब भी जोड़ने का बात करें तो यहाँ से होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पे हम बोलें कि 23 में से क्या जोड़ें कि 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो यहाँ से क्या कीजिएगा, 23 में से 5 से भाग दीजिए। अब 5 चौके 20 इस प्रकार से आएगा, शेष कितना आ गया 3। अब 23 में से अगर आप इस शेष को जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा, जो कि 5 से कटेगा नहीं। ठीक है, उसके बाद यहाँ से होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जिससे आप भाग दे रहे थे और उसके बाद जो शेष आया, इस दोनों का अंतर निकाल दीजिए, आएगा कितना 2। और इसी 2 को जब आप इस 23 में से जोड़िएगा तो 23 और 2 कितना हो जाएगा 25, और 25 क्या होगा, 5 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से निकाला जाता है। तो देखिए समझिए, इस सवाल को निकालिए कैसे निकलेगा। देखिए यहाँ से है कितना 1000, 1000 में जब आप 45 से भाग दीजिएगा तो 45 दूनी का 90, यहाँ से 1 0 और बढ़ा लीजिए 90 आ जाएगा। और यहाँ से 10 आएगा, 1 0 और नीचे आएगा, फिर से 45 दूनी का 90, और यहाँ से आपका शेष 10 आ गया। और यहाँ से जब दोनों का अंतर कीजिएगा तो आ जाएगा 35, जो कि यही आपका जोड़ने वाला संख्या था 35। ये इस प्रकार से 35 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 35 आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है 3 नंबर, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या। देखिए ऐसे सवाल में होता क्या है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या के बारे में बात करें तो वहाँ से आपका एचसीएफ निकला जाता है। ठीक है, और जब छोटी से छोटी संख्या का बात करें तब एलसीएम, छोटी से छोटी संख्या का बात करें तब एलसीएम, बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें तब एचसीएफ। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ से। तो यहाँ से यदि आप यहाँ पे देखिएगा कि 7 मीटर है और ऑप्शन है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से करना क्या पड़ेगा कि ये जो मीटर में दिया हुआ है इसको सेमी में बनाइए। तो 7 मीटर के साथ अगर आप 100 से गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो सेंटीमीटर में बदल जाएगा, यानी कि 7 गुने का 100 700 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 700 हो जाएगा। उसके बाद है कितना 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, यानी 3 मीटर के साथ अगर 100 से गुना कीजिएगा तो 300 हो जाएगा, और है कितना 85, यानी कि 385 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे क्या है, आगे है 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी कि 12 गुने का 100 1200, और 95 कितना हो जाएगा 1295। उसके बाद इसका क्या कीजिए आप, इसका क्या कीजिए, इसका आप निकाल दीजिए एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकला जाता है, इससे तीनों से जो कॉमन आ जाए वही क्या कहलाता है एचसीएफ। जैसे 5 से यदि आप यहाँ पे भाग दीजिएगा तो 5 से सारे में इसमें भी जाएगा, 5 से भाग इसमें भी इसमें भी, तो यानी कॉमन यहाँ से 5 आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए यहाँ से जब दीजिएगा भाग तो कुछ इस प्रकार से आएगा, 5 सत्ते का 35, फिर से 5 सत्ते का 35, 5 दूनी का 10, 5 25, 5 नमा का 45। उसके बाद देखिए और क्या कॉमन आ सकता है, तो यहाँ से 7 और कॉमन आएगा, 7 दूनी का 14, तीनों में से आना चाहिए कॉमन। ठीक है, फिर से 7 से 11 बारी में, फिर 7 या का 21, 7 का 49, अब कोई कॉमन नहीं आएगा, इससे तीनों में से कॉमन आना चाहिए, लेकिन अब कॉमन आएगा नहीं। तो यहाँ से होगा क्या, 5 और 7 का मल्टीपल कर दीजिए, 5 गुने का 7 कर दीजिए, 5 गुने का 7 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 गुने का 7 कीजिएगा तो 35 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आंसर आपका क्या हो जाएगा, 35 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि
प्रथम पाँच 3 के गुणजों का औसत क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल को क्या कीजिए, देखिए 3 के गुणज का बोल रहा है, तो यानी कि 3, देखिए पहला संख्या 3 होगा, फिर 3 दूनी का 6, 3 तिया का 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे का 15, कुछ इस प्रकार से होगा। और यहाँ से आपका जो औसत जो होता है वो क्या होता है, कुल संख्याओं का योग, जितने संख्या है उसका योग कर दीजिए, कुल संख्या का योग अब बट्टे का कुल संख्या होता है। ठीक है, कुल संख्या का योग बट्टे का कुल संख्या औसत होता है। ठीक है, कुल संख्याओं का योग बट्टे का कुल संख्या। तो यहाँ से सबको जोड़ दीजिए सारी संख्या को। जब यहाँ से सारी संख्या को जोड़िएगा, अब बट्टे का कुल संख्या कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 संख्या, तो 5 से भाग दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसको और यदि आप आसान करना चाहते हैं तो यहाँ से अगर आप 3 कॉमन अगर लीजिएगा ऊपर से, तो कितना आ जाएगा, ऊपर से यदि 3 आप यदि कॉमन लीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा बाहर, 3 आ जाएगा बाहर। उसके बाद अंदर बचेगा कितना, 1, उसके बाद 2 3 4 और यहाँ पे 5। अब बट्टे का कितना करना है, 5। यहाँ से जब जोड़िएगा तो 5 4 9 3 12 2 14 1 15, यानी कि 3 गुने का ये टोटल जोड़िएगा तो 15। अब 15 को जब यहाँ से 5 से कटाएगा तो 5 तिया का 15 और 3 तिया का 9, यहाँ से आंसर कितना आएगा, 9 आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ से आंसर आपका कितना आ जाएगा, यहाँ से आंसर आपका 9 आ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला, प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 50 वर्ष दे दिया है। ठीक है, यहाँ से देखिए समझिएगा, यहाँ से भी वही उसी तरह का सवाल है। 3 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे, यानी कि पहला बच्चा अगर ए है, यदि पहला बच्चा, देखिए यदि पहला बच्चा यदि ए है तो दूसरा बच्चा ए प्लस का, 3 वर्ष का अंतराल बोला है तो 3 हो जाएगा। फिर तीसरा बच्चा जो होगा ए प्लस का, फिर से ए प्लस 3 में से 3 जोड़िएगा तो 6 हो जाएगा। फिर से ए प्लस 6 में से 3 जोड़िएगा तो कितना होगा, 9। इस प्रकार से कितना हो गया, 1 2 3 4 बच्चा हुआ, और एक बच्चा को जब जोड़िएगा तो ए प्लस का 9 और 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 12। ये टोटल हो गया कितना, 5 बच्चे। अब पाँचों बच्चा का योग दे दिया है कितना, 50। तो सबको जब जोड़िएगा, पाँचों बच्चा को जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से कितना आएगा, 5a, अब प्लस का यहाँ से 3 3 और 6 9 9 9 18 18 और 12 हो जाएगा कितना, 30। और टोटल योग किसके बराबर दिया है, 50 के बराबर। तो 5a बराबर ये 30 इधर जाके घट जाएगा तो बचेगा कितना, 20। अब 5 से यहाँ से कटा दीजिए, 5 चौकी 20, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। a का वैल्यू आ जाएगा 4, जो कि छोटा बच्चा कौन सा था, a। तो छोटा बच्चा यहाँ से आपका पूछ रहा है कि इस सवाल में आपसे छोटे बच्चे का एज पूछ रहा है, जिसका कि एज कितना आ गया, 4। यहाँ से छोटे बच्चे का पूछा, छोटे बच्चे को क्या माने थे, ए। उसी तरह से यहाँ से दूसरा सवाल है। अब अगला सवाल देखिए, 6ठा नंबर सवाल क्या है कि 3 पे पावर x माइनस का y बराबर का 27 दिया है, 3 पे पावर x प्लस का y बराबर का 243 दिया है। तो ऐसे में क्या किया जाता है समझिएगा, 3 पे पावर x माइनस का y है और 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से होगा क्या कि यहाँ से बेस बराबर, तो घात को आप बराबर कर सकते हैं, यानी कि x माइनस का y बराबर का 3 आ गया। उसके बाद दूसरा इधर 3 पे पावर x प्लस का y बराबर 243, 243 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 पे पावर 4 लिख सकते हैं। तो बेस बराबर, तो ऊपर का घात भी बराबर कर दीजिए, x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आपका 2 समीकरण आ गया। ठीक है, दोनों समीकरण को आप हल कीजिए, आप विस्थापन विधि से कर दीजिए, या फिर इसका एक ट्रिक होता है कि जब x और y के साथ कोई गुणक के रूप में अगर नहीं रहे तो आप कैसे निकालिएगा। देखिए इसमें बड़ा कौन है, x बड़ा है, तो बड़े अगर निकालना हो, x अगर निकालना हो, इस वाले 3 और इस वाले 4 को जोड़िए, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 4 और 3। देखिए यहाँ से कहाँ पे गलती हो रहा है, 243, हाँ 243 जो होता है आपका 3 पे पावर 243, यहाँ से ठीक कर लिए, 3 पे पावर 5 होता है। ठीक है, 243, तो यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
यहाँ से x का वैल्यू यदि निकालिएगा तो क्या, इस ये 3 और ये 5 को जोड़िएगा तो 5 3 8 हो जाएगा, और 8 में से आप 2 से भाग दे दीजिएगा तो 4 आ जाएगा। और यहीं पे अगर y का अगर वैल्यू निकालना था तो यहाँ से क्या करते हैं, इस 5 में से इस 3 को घटा देते तो आता कितना 2, और 2 में से 2 से भाग दे देते तो आता कितना 1। यानी कि अगर y का वैल्यू निकालना हो तो घटा करके 2 से भाग, और x का अगर वैल्यू निकालना हो तो जोड़ करके 2 से भाग। ठीक है, तो यहाँ से आपका वैल्यू कितना आ गया 4, यहाँ से आपका वैल्यू आ गया 4, आंसर 4। उसके बाद देखिए अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए पहले तो गोले का आयतन क्या होता है समझिए, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद अर्धगोले का क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, इसमें 2 से भाग दे दीजिएगा तो यहाँ से कट जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। उसके बाद यहाँ पे 2 से अगर भाग दीजिएगा तो 2 पाई आर, ये हो जाएगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए लिख लीजिएगा, ये जो है ये है अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये जो है ये अर्धगोले का आयतन है, और ये जो है ये गोले का आयतन है। तो इस प्रकार से आंसर जो आपका हो जाएगा वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए अगला सवाल जो है कि एक यदि 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं तो 27 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखिए ये जो सवाल है ये MDH पे सवाल बनता है, MDH बटा का नीचे में वर्ग होता है, इसी प्रकार से इधर MDH बटे का वर्ग, ऐसा है। इसलिए 2 बारी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से जब आप ध्यान दीजिएगा ये है पहला स्टेप आपका और ये है दूसरा स्टेप। कहने का मतलब ये कि 36 व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में करता है। यहाँ से M क्या है आपका, M है मैन यानी आदमी, D क्या है दिन है, H क्या है घंटा यानी कि समय है। ठीक है, यहाँ से भी वही चीज़ हो जाएगा, और नीचे में ये W क्या है वर्ग है कार्य है। ठीक है, इस प्रकार से तो उसी तरह से यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा 36 व्यक्ति यानी कि M का वैल्यू कितना दिया है 36, और उसके बाद D यानी कि MDH यानी कि M यानी मेन हो गया 36 यहाँ पे दिया हुआ है, और D का वैल्यू यानी दिन कितना दिया है तो 18 दिया है। उसके बाद H का इसमें मेंशन नहीं किया गया है तो H नहीं यहाँ पे लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ से हो गया 18 दिन, और यहाँ से कार्य का भी मेंशन नहीं किया गया है कि कार्य कितना है। उसके बाद यहाँ से है कितना 27 व्यक्ति। उसके बाद दिन निकालना है तो दिन को आप D से डिनोट कर दीजिए। यहाँ से जब कटाइएगा तो 9 तिया का 27, 9 दूनी का 18, 3 से 12 और 12 दूनी का 24 आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी का 24 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आंसर जो आ जाएगा वो 24 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 10,000 का 6% वार्षिक दर से 9 महीने का साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज बराबर होता क्या है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने का दर गुने का समय, दर प्रतिशत, ये प्रतिशत हटता है तो नीचे 100, यही होता है साधारण ब्याज बराबर। ठीक है, तो देखिए सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से मूलधन कितना दे दिया है, मूलधन दे दिया है 10,000। ठीक है, उसके बाद यहाँ से दर दे दिया है कितना 6%, और समय दिया है 9 महीना। देखिए समय यहाँ पे हमेशा वर्ष में होना चाहिए। ठीक है, तो 9 महीना दिया है तो महीना में 12 से भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वर्ष बन जाएगा, और यहाँ से प्रतिशत हटेगा तो यहाँ से 100 आ जाएगा नीचे, और यहाँ से जब कटाइएगा कुछ इस प्रकार से कटेगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 6 दूनी का 12, और 2 से यहाँ कटाइएगा तो 50, अब 50 गुना का 9 कीजिएगा तो 9 पचेगा 45 यानी कि 450 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 450 आपका आंसर आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ से आपका ये था आंसर।
एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन क्या होगा। तो समझिए यहाँ से घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है, √3 गुने का भुजा होता है। और घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने का भुजा स्क्वायर होता है, जो कि यहाँ पे आपको संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए, तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुने का भुजा स्क्वायर। तो ये किसके बराबर दिया है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 294 के बराबर। और यहाँ से 6 से जब कटाइएगा तो 6 चौके 24 और उसके बाद 6 नमा 54, यानी कि भुजा स्क्वायर का वैल्यू 49। स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में, तो भुजा यहाँ से कितना आ गया, भुजा आ जाएगा √49 से निकल जाएगा 7। और यहाँ से आपको निकालना क्या पूछ रहा है, कितना आयतन है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि आयतन कितना है, आयतन पूछा जा रहा है। तो आयतन के लिए क्या किया जाता है, भुजा क्यूब जब इधर कीजिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 7 का क्यूब क्या होता है, 343। तो यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा 343। उसके बाद देखिए, अब जीके का पार्ट है। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ठीक है, किस क्रिकेट टीम ने आईसीसी वोमेंस, यहाँ पे देखिए वोमेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना, वोमेंस T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से और कुछ जो है कि फैक्ट को समझिए, यहाँ से कुछ मैच के बारे में, महत्वपूर्ण मैच के बारे में समझिए कि यहाँ से और कौन कौन से मैच हैं। देखिए, ये तो था वोमेन के लिए। उसके बाद देखिए, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो T20 जो महिला विश्व कप जो हुआ था, T20 महिला विश्व कप जो हुआ था, ये कहाँ हुआ था, तो ये दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसके विजेता कौन हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया इसके विजेता हुए थे। उप विजेता कौन हुए थे, तो दक्षिण अफ्रीका ही उप विजेता हुए थे। ठीक है, तो ये था कुछ वोमेंस T20 के बारे में। उसके बाद देखिए, मेंस T20 वर्ल्ड कप जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 2022 में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और उसके बाद इसमें विजेता जो रहे थे वो कौन रहे थे, तो इंग्लैंड रहे थे। उसके बाद उप विजेता जो रहे थे तो वो कौन रहे थे, तो पाकिस्तान रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से इतना सा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए आगे आगे और समझिए थोड़ा सा। देखिए, अभी लेटेस्ट में क्या हुआ था, महिला IPL यानी कि महिला वोमेंस प्रीमियर लीग हुआ था 2023। इसमें कौन जीता था, तो मुंबई इंडियंस जीते थे। और हारा कौन था, दिल्ली कैपिटल्स हार गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे और ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता कौन रहे थे, तो शेष भारत। कौन रहे थे, तो शेष भारत। ईरानी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता शेष भारत रहे थे। और उप विजेता कौन रहे थे, तो मध्य प्रदेश रहे थे। ठीक है, उसके बाद रणजी ट्रॉफी 2022-23 के विजेता सौराष्ट्र रहे थे रणजी ट्रॉफी के। इसमें उप विजेता जो रहे थे वो कौन रहे थे, बंगाल रहे थे। ठीक है, उसके बाद कुछ और समझिए। यहाँ से आईसीसी के अध्यक्ष अभी कौन है वर्तमान में, ग्रेग वार्कले हैं। और उसके बाद इसके CEO कौन है, जियोफ एलार्डिस हैं। उसके बाद देखिए, और एक सवाल पूछा जाता है कि आईसीसी के प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है। आईसीसी प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक कौन है, तो इंदिरा नूई है। उसके बाद एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है, तो जय शाह है। उसके बाद और समझिए, BCCI के अध्यक्ष कौन है, तो रोजर बिन्नी है। उसके बाद भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो राहुल द्रविड़ हैं। ठीक है,
तो इतना सा आप याद रखिएगा इस तरह से। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया गया। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। और 22 मार्च को एक और जो है कि दिवस मनाया गया, वो कौन सा दिवस है, बिहार दिवस, ठीक है। और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस बार पृथ्वी दिवस का जो थीम था वो क्या था, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ठीक है। और उसके बाद 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, क्षय रोग दिवस या टीबी, इसी को बोला जाता है, ठीक है, टीबी रोग। उसके बाद देखिए 26 जुलाई को आपको क्या मनाया जाता है, टाइगर डे, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप कैसे, तो देखिए ये जो सवाल है ना, ये पृथ्वी दिवस, ये बहुत सस्पिशन होता है इसमें। देखिए कैसे याद रखिएगा, अप्रैल है ना लिखा हुआ, तो ये प्रो लिखा हुआ है। प्रो से क्या होता है, प्रो से यानी पौ से आप ये समझ सकते हैं कि पृथ्वी होता है, ठीक है। तो 22 अप्रैल को कौन सा मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस। और यहाँ से आप याद रखिएगा 22 मार्च को कौन सा, तो जल दिवस, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो गया, 22 मार्च। उसके बाद देखिए आई मोहन, देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा ये एम हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया है उसे क्या कहा जाता है, ठीक है। जिसने देश के साथ विश्वासघात किए हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे देशद्रोही कहा जाता है। उसके बाद सुख और दुख में कौन सा समास है, ठीक है। तो इस प्रकार का सवाल बार बार आ रहा है। तो सुख और दुख के दुख में कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। उसके बाद देखिए उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा, उत जोड़ ज्वल, ठीक है। उत जोड़ ज्वल आपका सही हो जाएगा, उत जोड़ ज्वल आपका सही हो जाएगा, ये वाला। उसके बाद सूर्य ग्रहण जो होता है कब, ये चीज़ पूछा गया है, सूर्य ग्रहण कब लगता है, ठीक है। तो सूर्य ग्रहण जो लगता है वो कब लगता है, जब सूर्य व पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच कौन आता है, चंद्रमा आ जाता है। तो 1 नंबर आपका ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ से और समझिए कि सूर्य ग्रहण लगता किस दिन है, तो अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। उसके बाद चंद्र ग्रहण जो लगता है ये किस तरह से लगता है, तो चंद्र ग्रहण सूर्य व चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाता है, यानी कि ये वाला, जब पृथ्वी सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाता है तब कौन सा लगता है, तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाए तब लगता है कौन, चंद्र ग्रहण। किस दिन, तो पूर्णिमा के दिन। देखिए उसके बाद देखिए आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है क्यों, तो इसका जो आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन हो जाएगा। एक और सवाल पूछा जाता है कि सूर्य अस्त होते समय लाल प्रतीत होता है क्यों, तो वो भी हो जाएगा क्या, प्रकीर्णन के कारण। और एक सवाल पूछा जाता है क्या, कि जब पानी में कोई लकड़ी जब डूबी हुई रहती है तो वो आपको टेढ़ी महसूस होती है, या फिर अगर पानी में अगर सिक्का अगर है नीचे तली में अगर सिक्का है तो आपको ऊपर से कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। तो ये सारे जो फैक्ट जो हैं, जैसे आप मिष्ठान के भंडार पे गए होंगे तो देखे होंगे रसगुल्ला जो होता है वो काफ़ी बड़ा बड़ा नज़र आता है, तो वो भी किस कारण से होता है, तो अपवर्तन के कारण से। उसके बाद परावर्तन के एक सवाल पूछा जाता है कि स्टेथोस्कोप जो होता है वो किस किस पे जो है कि काम करता है, तो वो परावर्तन के आधार पे कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना, तो 37 डिग्री सी होता है। श्यानता की इकाई क्या है, तो पवाइज है। और इसी का और एक जो होता है वो क्या होता है, डेका पवाइज होता है, ठीक है। डेका पवाइज ये सारे इसी के हैं, श्यानता के। अब पूछा जाता है कि श्यानता जल का अधिक है या फिर हनी यानी कि मध का, तो किसका होगा, जल का या फिर मध का होगा। तो श्यानता का मतलब होता है गाढ़ा होना, तो जल गाढ़ा है कि हनी गाढ़ा है, तो इसमें से मध जो होगा वो गाढ़ा होगा, ठीक है। तो उसका श्यानता ज़्यादा होगा। तो आप बोल सकते हैं कि मध का जो है कि श्यानता क्या होगा, पानी की अपेक्षा ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है, 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है।
प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का जो कि फॉर्मूला क्या है? तो यहाँ से आपका क्या होगा, देखिए CaSO4 इंटू 2H2O, ये जो होता है किसका होता है? जिप्सम का। उसके बाद CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये किसका होता है? तो जिप्सम का। ये ऊपर वाला होता है जिप्सम का, और ये जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये दो को क्या किया गया है? यहाँ पे आगे कर दिया गया है, जो कि आपका ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है? दूसरे नंबर में। तो ये हो जाएगा आपका क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है कि रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है? यानी कि रेडियम का एस्क क्या है? तो वो क्या है? तो पिच ब्लेंड है। एक पूछा जाता है थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो थोरियम कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये मोनाजाइट से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? मोनाजाइट के, जो कि केरल में बहुत मात्रा में मोनाजाइट पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए OF2 में ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो यहाँ से +2 हो जाएगा। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो ये लिथियम हो जाएगा। उसके बाद देखिए जीवन की मूलभूत इकाई, ठीक है, जीवन की मूलभूत इकाई यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? कोशिका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहा जाता है? तो कोशिका। तो कोशिका के बारे में कुछ और समझ लीजिए। कोशिका का खोज कौन किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब? 1665 में। और उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे? तो ल्यूवेन होक ने। किसने किए थे? ल्यूवेन होक ने किए थे। ठीक है। और बैक्टीरिया की खोज यानी जीवाणु का खोज भी कौन किए थे? तो ल्यूवेन होक ही किए थे। देखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, उसके बाद जीवित कोशिका की खोज कौन? तो ल्यूवेन होक। और बैक्टीरिया का खोज भी कौन किए हैं? जीवाणु का खोज तो ल्यूवेन होक किए हैं। उसके बाद समझिए कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद समझिए कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। स्लाइडेन व स्वान ने दिया था। ठीक है। उसके बाद जीवन की मूलभूत इकाई या जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? तो कोशिका को कहा जाता है। उसके बाद और थोड़ा सा समझिए जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक व संरचनात्मक जो इकाई होता है उस किसे कहा जाता है? तो कोशिका को ही कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए जीव द्रव के बारे में थोड़ा सा समझिए। जीव द्रव की खोज कौन किया था? तो पुरकिंजे किए थे। जीव द्रव की खोज कौन किए थे? तो पुरकिंजे किए थे। पुरकिंजे साहब ने किए थे। और जीव द्रव का जो 80% जो भाग होता है वो क्या होता है? जल होता है। ठीक है। जीव द्रव से एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि जीव द्रव में कार्बनिक व अकार्बनिक का अनुपात कितना होता है? तो कार्बनिक का जो होता है वो 19 और अकार्बनिक जो रहते हैं वो 81 रहते हैं। ठीक है, 19:81। तो यहाँ से कुछ इतना सा सवाल आपका बनता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला जो सवाल है वो क्या है? पेनिसिलिन का आविष्कारक। पेनिसिलिन का आविष्कारक यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन है? तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा और यहाँ से जानिए कि एक याद रखिएगा एडवर्ड जेनर के बारे में, जो कि यहाँ पे है। एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया था? तो चेचक के टीका का खोज किया था। ठीक है। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया था। और लुईस पास्चर ने किसका खोज किया था? तो रेबीज के टीके का खोज किया था। किसका? रेबीज के टीके का खोज किया था। और इंसुलिन का खोज कौन किया था? इंसुलिन का खोज कौन किया था? तो वेंटिक ने। किसने किया था? तो वेंटिक ने। यहाँ से याद रखिएगा इतना सा। उसके बाद देखिए तो यहाँ से आंसर आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग हो जाएगा। उसके बाद है सवाल कि फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है।
और उसके बाद है एग्रोस्टोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है, घासों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से और कुछ याद रखिएगा, एग्रोस्टोलॉजी में घास का, और निथोलॉजी में किसका किया जाता है, तो पक्षी का। हॉर्टिकल्चर में किसका किया जाता है, तो सब्जी, साग और सब्जी सबका किया जाता है। एंटोमोलॉजी में किसका किया जाता है, तो कीट का किया जाता है। और उसके बाद याद रखिएगा, कॉस्मोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ब्रह्मांड का किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ऑन्कोलॉजी में किसका किया जाता है, तो कैंसर का किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी में किसका किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी में किसका, मनुष्य के सौंदर्य का किया जाता है। उसके बाद ऑस्टियोलॉजी में किसका किया जाता है, तो हड्डी का किया जाता है। और पोमोलॉजी में किसका किया जाता है, तो फल का किया जाता है। और सेरीकल्चर तो पता ही है, रेशम का अध्ययन उसमें से किया जाता है। देखिए अगला सवाल, हल्दी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है, यानी कि किस भाग से प्राप्त होता है हल्दी, तना से या जड़ से या फल से या फूल से या फल से, यहाँ से फूल बना लीजिएगा, या फल से, ये चीज़ हो पूछा जा रहा है। देखिए इसमें होता क्या है कि जितने भी तने वाले खाद्य सामग्री होते हैं उसका एक ट्रिक होता है, क्या होता है कि हद कर दी आपने, ठीक है, ये होता है एक ट्रिकी वर्ड होता है। हद से क्या हो जाएगा, यहाँ से हल्दी हो जाएगा, टर्मरिक जो होता है। उसके बाद यहाँ से कर से हो जाएगा आपका केसर। उसके बाद यहाँ से दी से हो जाएगा अदरक, आप याद रखिएगा अदरक, अदरक। और आप से, आ से हो जाएगा आलू। और यहाँ पौ से हो जाएगा प्याज। नो यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ठीक है। देखिए पूछा जाएगा कि आलू का कौन सा भाग खाया जाता है, तो कौन सा खाया जाता है, तो तना भाग। केसर का कौन सा भाग खाया जाता है, तना भाग, ठीक है। उसके बाद यहाँ से और पूछेगा, अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, तो तना भाग। हल्दी का कौन सा खाया जाता है, तो तना भाग, ठीक है। इस प्रकार से पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है वो क्या है, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। देखिए यहाँ से आपका आंसर तना हो जाएगा। देखिए सवाल है कि प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सा है, तो निकलने वाली गैस पूछ रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कब होता है, तो दिन में कौन सा गैस निकलता है, तो ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद साइलेंट वैली कहाँ है, साइलेंट वैली है कहाँ पे, केरल में। अगर पूछे स्पाइस सिटी कहाँ है, स्पाइस सिटी कहाँ है, तब कहाँ होगा, केरल में। यही है, एक ही चीज़ है। उसके बाद देखिए यहाँ से आंसर आपका केरल। जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो जाकिर हुसैन जो है वो आपके तबला वादक से हैं। तोताराम शर्मा और अल्लाह रखा भी किससे हैं, तो तबला से। पंडित रविशंकर किससे हैं, तो सितार से। पंडित रविशंकर किससे हैं, सितार से। बिस्मिल्लाह खां किससे हैं, तो शहनाई वादक से। हरिप्रसाद चौरसिया किससे हैं, तो बांसुरी वादक से, ठीक है। तो इतना सा याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारतीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी। देखिए इसमें दो तरह का सवाल पूछा जाता है। एक तो आपसे सवाल पूछा जाता है कि प्रथम महिला कौन थी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से पहले कांग्रेस के बारे में समझ लीजिए। कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था, देखिए यहाँ पे कांग्रेस लिखते हैं, कांग्रेस के बारे में समझिए। देखिए कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था कब, 28 दिसंबर 1885। इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन थे। उसके बाद इसका स्थापना जो हुआ था किसके समय में हुआ था, कौन थे इसके संस्थापक, तो A.O. ह्यूम थे इसके संस्थापक। अब पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये किए थे आपके व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद A.O. ह्यूम को और क्या कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, तो जॉर्ज यूले थे। अब प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। अब प्रथम महिला अगर पूछे तो एनी बेसेंट। और प्रथम भारतीय महिला अगर पूछ दे, भारतीय अगर लगा रहे तब सरोजनी नायडू हो जाएगा, जो कि भारत की प्रथम
महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं। उसके बाद अगर मुस्लिम अध्यक्ष अगर पूछे तो बदरुद्दीन तैयबजी कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका आंसर जो हो जाएगा, यहाँ से तबला और यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। क्योंकि यहाँ से आपका क्या पूछ रहा है, भारतीय महिला पूछा जा रहा है। अगर सिर्फ प्रथम महिला अगर पूछते तब हो जाता एनी बेसेंट, यहाँ पे प्रथम भारतीय महिला पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू। उसके बाद देखिए, वित्तीय आपात स्थिति घोषित की जा सकती है। तो यहाँ से आपसे अनुच्छेद पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए आपात के बारे में समझिए। आपातकाल जो लगता है वो संविधान के भाग 18 में लिखा हुआ है। इसमें टोटल 3 प्रकार के लगते हैं। एक तो क्या 352 हो गया, उसके बाद 356 हो गया और एक हो गया 360। 352 में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। 352 में क्या लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में क्या लगता है, तो राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या लगता है, वित्तीय आपातकाल। अब पूछेगा कि वित्तीय आपातकाल अभी तक कितने बार लग चुका है, तो कहिएगा एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। तो यहाँ से इतना सा हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल है आपका वो किससे है, सिख धर्म से। इसको रब कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। देखिए इसको रब कर लेते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से है किससे, सिख धर्म से संबंधित सवाल। यहाँ से पूछा रहा है सिख धर्म के संस्थापक कौन थे। देखिए सिख धर्म के बारे में थोड़ा सा जानिए। सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो गुरु नानक थे। यहाँ से लिखिए, यहाँ से देखिए इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, संस्थापक जो थे वो कौन थे, गुरु नानक थे, गुरु नानक थे। और गुरु नानक किसके समकालीन थे, तो बाबर व हुमायूं दोनों के समकालीन थे, ठीक है। और इसी ने कौन सा जो कि एक जो कि स्टार्ट किए थे, एक संगत और पंगत। संगत या बैठ करके बातचीत कीजिए, और उसके बाद पंगत, यानी कि पंगत को ही क्या कहा जाता है, लंगर व्यवस्था, ठीक है। इसी को क्या कहा जाता है, लंगर व्यवस्था, यानी कि निःशुल्क भोजन, ठीक ना। संगत और पंगत व्यवस्था किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, तो गुरु नानक के द्वारा, ठीक है। एक और सवाल बनता है किससे, गुरु गोविंद सिंह से। इसके बारे में भी जानिए थोड़ा सा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। कब, तो 1666 ईस्वी में। उसके बाद इसका जन्म हुआ था पटना में, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 1666 ईस्वी में। और इसके द्वारा एक स्टार्ट किया गया था क्या, खालसा पंथ, खालसा पंथ। कब किया गया था, 1699 में। पूछा जाता है खालसा पंथ किस सिख गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो गुरु गोविंद सिंह कहिएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये आज का सेशन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और आपके लिए आज का जो सवाल है वो है, सवाल क्या कि बताइएगा कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन के का रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। डेली इसी तरह से क्विज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन और क्विज करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भवेश क्लासेस भागलपुर सर्च कीजिएगा तो आ जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ जुड़ जाइए। और डेली 8:30 बजे शाम में आपका क्विज चलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्विज चलता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।